नमस्कार दोस्तों, और इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन जैसा कि आपको देखने में लग ही रहा है कि ये झारखंड एपीओ का मॉक टेस्ट है। जैसा कि अभी झारखंड एपीओ का फॉर्म आ चुका है और इसमें आपको प्री की परीक्षा में एक जीएस का पेपर होता है और एक लॉ का पेपर होता है। ये लॉ का मॉक टेस्ट है। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्नों का जवाब आप दीजिए। अगर संभव हो तो पेन और कॉपी लेके बैठिए और अपने स्कोर को देखिए कि आप इन 100 प्रश्नों में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। प्रश्नों का लेवल लगभग वही रखा गया है जो झारखंड की परीक्षा में आता है। आप इसमें जितना भी स्कोर करिएगा उसमें से 10% माइनस कर दीजिएगा और वो समझिएगा कि एग्जाम का वही एक्चुअल स्कोर होगा आपका। फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि आखिर कितना ऐसा, अगर इतना इजी पेपर रहेगा तो कितना स्कोर करना प्री में सेफ रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और जुड़िए, और अगर पेन कॉपी है तो लेके जरूर बैठिए, अपने स्कोर को चेक करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। उतनी देर में आप अपना आंसर लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन। इसी तरीके से ये सेशन चलेगा और घबराइए नहीं, क्योंकि झारखंड एपीओ के लिए हम लोग क्रैश कोर्स भी ला रहे हैं जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है और 1 जुलाई से उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए और उसकी फीस भी बहुत मामूली रखी गई है। तो उसको ज्वाइन करिए, जिसमें हम लोग आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस सारी क्लासेस उसमें चलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए आज का ये पहला प्रश्न है। देखिए कुछ हो सकता है कि शुरू में आसान क्वेश्चन हो, बाद में कठिन हो, शुरू में कठिन हो, बाद में आसान हो, तो वो हर एग्जाम में ऐसा ही रहता है। जरूरी नहीं कि शुरू से ही कठिन हो चाहे शुरू से ही आसान। तो इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये हिंदी में ही है और एक मैं इंग्लिश में भी करा दूंगा, मैं जीएस का भी एक मॉक टेस्ट करा दूंगा, तो जितना भी संभव हो पाएगा हम लोग करेंगे। संविधान सभा के सदस्य थे, कहां से सदस्य आए थे भैया संविधान सभा के? आप बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चयनित सदस्य थे। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हम, हाँ एक चीज और, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस सेशन में, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला सेशन हमारा दूसरा रहता है और इसमें हमको जल्दी से करा देना है। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 कब से लागू किए गए थे संविधान के? 4 नवंबर 1948, 5 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949 कि 26 जनवरी 1950 से? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है, 26 नवंबर 1949 से। ऐसे 15 आर्टिकल जो हैं, 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही, जिस दिन संविधान पर सबको सिग्नेचर हुए थे, उसी दिन लागू कर दिए गए थे। बाकी का पूरा संविधान जो होता है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार अब तक अमेंडमेंट हुआ है? 1 बार भी नहीं, 4 बार, 2 बार, 1 बार। इसका सही ऑप्शन नंबर डी, 1 बार केवल अमेंडमेंट हुआ है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और 3 चीजें जोड़ दी गई थी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सब जोड़ दिया गया था। उसके बाद अमेंडमेंट कभी भी प्रीएम्बल में नहीं हुआ। निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? शक्ति का सर्वोच्च स्रोत किसे माना जाता है? तो ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को कि संविधान को? सही ऑप्शन नंबर डी, भारत के संविधान को। एकदम सीरियस होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मजाक में भी करेंगे तो भी फायदा तो करेगा ही, लेकिन उतना फायदा नहीं करेगा जितना आप अगर ईमानदारी से करेंगे। तो ईमानदारी से करिएगा और स्कोर मैं लास्ट में बताऊंगा कि कितना सेफ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में यूज किया गया है, ये कहां के संविधान से लिया गया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहां के संविधान से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के संविधान से लिया गया। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स से कौन सा केस रिलेटेड है? भिखाजी, केशव माधव मेनन, नवीन जिंदल, सज्जन सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसी केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आया ही था, इसी केस में ही डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है किसको?
केवल नागरिकों को, केवल गैर नागरिकों, केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को, प्राकृतिक व्यक्तियों एवं विधिक व्यक्तियों दोनों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक व्यक्ति एवं विधिक व्यक्ति दोनों को। उम्मीद है कि मेरी स्पीड ठीक होनी चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करा रहा हूं मैं, लेकिन हाँ एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूं, और एक्सप्लेन मैं करूंगा भी नहीं, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। हालांकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब टेस्ट है तो इसमें क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किस एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता? किसके लिए अनुमति नहीं देता? देख लीजिए, आप सामने ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये बात तो कह देता है, लेकिन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है, धर्म विशेष के लिए अनुमति विशेष प्रावधान करने से रोकता है, ऐसी अनुमति नहीं देता। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 का 4B जोड़ा गया है? देख लीजिए आपके सामने, संविधान का 16B जोड़ा गया है। कब से जोड़ा गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 81वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, और यही जोड़ा गया था, जो कि कैरी फॉरवर्ड रूल को कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया गया था कि ये 50% से ज्यादा भी हो जाएगा तब भी वो इनवैलिड नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, मतलब आईपीसी भी होगा, सीआरपीसी भी होगा, एविडेंस भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, इन सब से मिला के पेपर बना है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद केवल नागरिकों तक ही सीमित है? नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। नागरिकों तक ही सीमित कौन सा अनुच्छेद नहीं है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। 20, 21 और 32 जो है वो सबके लिए है, केवल नागरिकों के लिए नहीं। चलिए, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शन बताए गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब उसी से संबंधित एक हेकलिन टेस्ट होता है। हेकलिन टेस्ट किससे रिलेटेड है? शालीनता, नैतिकता, मानहानि, भारत की अखंडता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? मोरालिटी से रिलेटेड है, ऑब्सिनिटी से रिलेटेड है, जो आईपीसी की धारा 292, 93, 94 में उससे रिलेटेड प्रावधान है। तो हेकलिन टेस्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित निर्णयों में से किस में उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था? सायरा बानो, भारत संघ, गुलशन परवीन, भारत संघ, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही होना चाहिए इसमें? इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही है, जिसमें दोनों ही सायरा बानो और गुलशन परवीन दोनों की केस 2016 की ही है, और इसमें यही कहा गया था कि 3 तलाक यानी तलाक उल बिद्दत, ट्रिपल तलाक जिसको हम कहते हैं, वो असंवैधानिक है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। निवारक निरोध व्यक्ति कानून के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। निरोध का आधार जानने का, अपने विरुद्ध साक्ष्यों की प्रति परीक्षा करने का, निरोध अधिकारी की प्रति परीक्षा, उपयुक्त सभी। क्या स्थिति सही है? क्या सही है? निरोध का आधार जानने का अधिकार, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, आर्टिकल 22 क्लास नंबर 1, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानने का अधिकार है। अरे सॉरी, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत है ना 4, 22 के 4 में, सामान्य विधियों के अंतर्गत 22(1) में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उपबंध करता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कौन सा आर्टिकल है इससे संबंधित? आर्टिकल 50। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, पढ़िए क्या ऑप्शन है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, राष्ट्र की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। क्या पूछ रहा है? फंडामेंटल ड्यूटी क्या नहीं है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बल्कि केवल डीपीएसपी है। तो इसलिए यही वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए आवश्यक है केवल गाना,
सम्मान में खड़े रहना, गाना और सम्मान में खड़े रहना, केवल झुकना। राष्ट्रगान के लिए क्या जरूरी है? बीजो इमैनुअल के केस में क्या कहा गया था कि सम्मान पूर्वक केवल खड़े रहना भी राष्ट्रगान के प्रति सम्मान ही है, और इससे राष्ट्रगान का अपमान नहीं होता है। और इसी केस में, बीजो इमैनुअल के केस में कहा गया था कि बोलने के अधिकार में हमारा चुप रहने का भी अधिकार शामिल। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया जा सकता है कहां से? लोकसभा में, इस हेतु बुलाए गए दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन में, संसद के किसी भी सदन में, उच्चतम न्यायालय। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन से इसकी शुरुआत हो सकती है, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल कौन सा है ये? आर्टिकल 61 में ये महाभियोग के बारे में बात की गई है। और 56 कहता है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, और प्रक्रिया क्या है? 61 में। संसद की संरचना में क्या शामिल है? संसद की संरचना में क्या शामिल है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, आर्टिकल 79 के अंतर्गत। जैसा भी होगा अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। और मैं तो कहूंगा, देखिए कोई YouTube पर तो आपको पहचान नहीं रहा है, तो आप तो बल्कि ये करिएगा कि आप अपना स्कोर जितना होगा उसमें 10% माइनस कर लीजिएगा, और फिर जो स्कोर आपका आएगा वो बताइएगा हमको कमेंट। ठीक है? कोई पहचान तो रहा नहीं कि बेइज्जती होगी, आप बताइएगा बस। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट का होता है वो किस प्रकार का है? लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, क्वासी जुडिशियल है कि जुडिशियल है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति कैसी है? लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है। कहां अध्यादेश जारी करते हैं? तो आर्टिकल 1 to 3 में। राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों का है। अब गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहां है? ऑप्शन नंबर ए 213 में, राष्ट्रपति वाला 123 में। संविधान के अनुच्छेद 217 संबंधित हैं, 217 संबंधित है किससे? अध्यादेश जारी, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में। किस रूप में है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैं सोच रहा हूं कि आपका ये 100 प्रश्न 1 घंटे में सॉल्व करा दूं। अब देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। 1 घंटे मतलब 60 से 70 मिनट के बीच में मेरा टारगेट है कि खत्म करा दें। तो क्या सही आपको लग रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है 217 में, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति 124 में होती है। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस किससे रिलेटेड है? कौन सा आर्टिकल है इसमें? ये लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 245 से 55 तक है। उसमें 245 में है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। कहता है कि कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है तो उस लॉ का प्रभाव भारत से बाहर भी होगा, मतलब इसके क्षेत्र से बाहर भी होगा, और इस सिद्धांत को हम टेरिटोरियल नेक्सस का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता, यानी जो डायरेक्टली नहीं हो सकता उसे इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड ये बात है? देख लीजिए ऑप्शन, क्या सही ऑप्शन निकल के आया? ऑप्शन नंबर ए, आभासी विधायन का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं इसको। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस इस पर लीडिंग केस है, कलरेबल लेजिस्लेशन पर। किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को, भारतीय संविधान में जगह दी गई थी? जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा जगह दी गई थी? इसका सही ऑप्शन
जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको सोचने का मन कर रहा है तो थोड़ा सा रुक जाए, कोई बात नहीं, मुझे रोक दीजिए, मैं तो आपकी उंगलियों पर हूं, आप चुटकी बजाएंगे मैं रुक जाऊंगा। तो ये 101वें संविधान संशोधन है। संविधान के अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से, नागरिक सेवाओं के अधिकार से, धन विधेयक से, अंतरराज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अंतरराज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से 301 संबंधित है। भारत में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोक सेवा आयोग यूपीएससी भी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और ज्वाइंट कमीशन भी होता है। तो क्या कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है। निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, देखिए कहां है निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान, किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 324(2) में। निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 324(2) में। भारत के संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? हिंदी देवनागरी लिपि में होगी, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? राजभाषा कहां है? चैप्टर नंबर 17 होगा। ये हो गया आपका राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी, ये आर्टिकल 343 क्लास नंबर 1 में है। मुख्यतः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल और खुद के प्रस्ताव पर। इसका सही जवाब हो जा रहा है राज्यपाल पर। राष्ट्रपति शासन के लगाने के संबंध में कौन से आर्टिकल में व्यवस्था है? आर्टिकल 356 में। और 356 क्या कहता है कि जब भी राष्ट्रपति का समाधान हो जाए राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में मंत्रि परिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है? राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 74 है। मंत्रि परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन से। थोड़ा सा मैं स्लो कर देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादा तेज हो गया है क्या। भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए बने प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए बने प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। न्यायमूर्ति वेंकट चलैया थे। आगे बढ़ते हैं। उप प्रधानमंत्री का पद कैसा पद होता है? संवैधानिक है कि न्यायिक है कि गैर संवैधानिक है? उपयुक्त में से कोई नहीं। उप प्रधानमंत्री का पद कैसा है? ये है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक यानी संविधानेतर संस्था है ये। कैसे संस्था कर रहे हैं? पद है ये, संविधान में इसके लिए प्रावधान नहीं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में कब आया था? जम्मू कश्मीर का संविधान अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1954, 26 जनवरी 1957, 58, 50? क्या स्थिति है? 26 जनवरी और जम्मू कश्मीर का संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1957। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में परिभाषित न्यायालय के अंतर्गत कौन से सम्मिलित है? अब मैं बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये प्रश्न सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से होंगे, सीआरपीसी होगा 1973 वाला, और आईपीसी होगा 1860 वाली, क्योंकि सिलेबस में पुराना ही है, इसलिए आप दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये पुराने के आधार पर ही आंसर दीजिए। तो न्यायालय के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? इससे सही ऑप्शन क्या आ जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए, सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और अन्य व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए
सक्षम है, हैं? बैठे हैं क्या? टाइम लगेगा। किस वाद में अभी निर्धारित हुआ कि टेप रिकॉर्ड बातचीत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, 7, 8 के अंतर्गत सुसंगत है? एक मिनट में आते हैं। कौन सा केस में कहा गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, R.M. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की केस। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में बात करता है। प्रश्न यह है कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं सुसंगत है? मतलब कहने का इसका यह है कि ए ने बी की मृत्यु कारित की, ये इश्यू में है। अब उस मामले में यह एविडेंस दिया जाता है कि यहां पर लड़ाई के चिन्ह बने हुए हैं, ये चीज रिलेवेंट है किस धारा के अंतर्गत? नए वाले के हिसाब से मत दीजिएगा, धारा 7 है, प्रसंग हेतु परिणाम इसी में है, तो परिणाम के रूप में यह रिलेवेंट होता है धारा 7 के अंतर्गत। ओकेजन काज इफेक्ट, तो इफेक्ट के रूप में होता है, धारा 7 का सेकंड एक्सप्लेनेशन होगा और इलस्ट्रेशन होगा। नेक्स्ट है, अ पर चोरी का अभियोग है, उसे चोरी की संपत्ति ब को देते हुए देखा गया। ब को वह संपत्ति अ की पत्नी को देते हुए देखा गया। ब संपत्ति देते हुए कहता है कि अ ने कहा है कि तुम्हें इन्हें छिपा देना है। ये ब का जो कथन है वो किस रूप में रिलेवेंट है चाहे नहीं है? सुसंगत है यदि ब अनुमति दे तो, सुसंगत नहीं है, सुसंगत है उस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो कि उस संव्यवहार का भाग है, विवाद्यक तथ्य नहीं है। क्या स्थिति है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, अगर जल्दी जल्दी मैं कर दे रहा हूं, समझ में नहीं आ पा रहा आपको क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सा लेट कर दूंगा और यही, या फिर मैं अगर जल्दी हूं तो आप मुझे थोड़ा सा रोक दीजिए और फिर आंसर देके फिर अपना वीडियो कंटिन्यू करिएगा। तो सुसंगत है क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 यही कहता है कि जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को स्पष्ट करने वाले तथ्य होते हैं वो तथ्य सुसंगत होते हैं। तो अब इसके बाद देख लेते हैं, ये है आपका अगला प्रश्न कि क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वो असली है, ख प्रतिज्ञात करता है कि वो कूट रचित है। क्या स्थिति है इसमें से? आप ऑप्शन पढ़िए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहां से आया ये प्रश्न? सेक्शन 21 से। कि कोई भी स्वीकृति हमेशा उसे करने वाले के विरुद्ध साबित होती है, पक्ष में नहीं, तो इसी पर यह प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्षी के परीक्षण में विलंब अपने आप अभियोजन के वृत्तांत को संदेहास्पद नहीं बना देता। अन्वेषण अधिकारी से विलंब से प्रतिपरीक्षण के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। यह निम्नलिखित में से किस केस में कहा गया था? किस केस में कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रेस इंटर एलिया एक्टा प्राप्त योग्य है। ये किससे रिलेटेड है? रेस इंटर एलिया एक्टा की जो मैगजीम है वो किस धारा से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा, आप ऑप्शन देख ही चुके होंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी यानी क्या कहता है? कहता है कि जो विशेषज्ञों की राय का समर्थन करते हैं या उनका खंडन करते हैं ऐसे तथ्य सुसंगत होते हैं। अन्य व्यक्ति की राय भारतीय दंड संहिता के अधीन, दंड संहिता नहीं मतलब साक्ष्य अधिनियम के अधीन निम्न में, अच्छा नहीं ठीक है, भारतीय दंड संहिता के अधीन किन अपराधों हेतु सुसंगत नहीं है। किसी की राय
किन अपराधों में सुसंगत नहीं है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन मामलों में सुसंगत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 50 कहता है साक्ष्य अधिनियम का, मतलब एविडेंस एक्ट का सेक्शन 50 कहता है नातेदारी के बारे में राय जो होती है वो इन मामलों में नातेदारी को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। ये है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 किन पर लागू होती है? वसीयती पत्रों पर, यानी टेस्टामेंट्री, नॉन टेस्टामेंट्री, वसीयती और अवसीयती दोनों पर, उपयुक्त में से किसी पर नहीं। सेक्शन 90 में प्रिज्यूम की बात करती है ना, में प्रिज्यूम कि किसी के कस्टडी में अगर 30 सालों से है तो वो किस प्रकार की बात करता है? वसीयती और अवसीयती दोनों प्रकार के डॉक्यूमेंट पर लागू होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस धारा को भारत में दीवानी मामलों में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? दीवानी मामलों में रीढ़ की हड्डी किस धारा को कहा जाता है, ये बताना है आपको। आपके सामने है साक्ष्य अधिनियम की धारा 105, 91, 92, 1 से लेकर 6 तक परंतुकों को, की धारा 104। सही ऑप्शन क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 91, रीढ़ की हड्डी। चलिए अगला प्रश्न आपका ये है, ख को क एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है कि वह अच्छा है। ख को क इन शब्दों को लिखकर देता है कि 500 रुपए में घोड़ा खरीदा। क्या क मौखिक वारंटी साबित कर सकेगा? आपके सामने ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चयन कीजिए। बिल्कुल कर सकेगा, बिल्कुल कर सकेगा। कौन सी धारा का है ये? सेक्शन 92 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूर्तिकार मेरी सभी प्रतिमाएं ख को बेचने का करार करता है। क के पास प्रतिमान और औजार भी हैं। क्या यह दर्शित करने के लिए कि वास्तव में क्या बेचना था, चाहता था, साक्ष्य दे सकेगा? हाँ, नहीं, करार को देखकर आशय निकालना होगा, मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। क्या सही होगा? इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेक्शन 98 से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है और ये सेक्शन 90, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की थी। ऐसी दशा में किसे साबित करना होगा कि ख ने ग से समक्ष स्वीकार किया था? कौन साबित करेगा? बताइए, देखिए ऑप्शन। क को साबित करना होगा, ख को साबित करना होगा, क या ख में से कोई भी साबित कर सकेगा जिसे न्यायालय निर्देश दे। स्वीकृति की ये बात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात सेक्शन 101 से नहीं है, 103 से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर फैक्ट है और जो भी पार्टिकुलर फैक्ट के होने का दावा करता है साबित करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेक्शन 103 से रिलेटेड। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 लागू होती है जब विवाद का संबंध किससे हो? बच्चे के मातृत्व से, पितृत्व से, ए और बी दोनों से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। बच्चे के मातृत्व से, बच्चे के पितृत्व से, ए और बी दोनों से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। 112 किससे आता है? पितृत्व से। ये एक कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाता है ना कि अगर एक वैध विवाह के दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मां का पति जो होता है वही, या विवाह समाप्त हो जाने के 280 दिनों के भीतर होता है तब भी उसका पिता वही होता है। तो पैटर्निटी का ही प्रिजम्पशन होता है और ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाता है। एक विवाहित महिला के द्वारा आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण के से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में जोड़ा गया है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण कौन सी धारा है? आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित उपधारा होती है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 113 के अंतर्गत। 113 में आत्महत्या के दुष्प्रेरण की उपधारा। देखिए मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं ताकि बीच में अगर आप आए हैं तो समझ लीजिए कि झारखंड एपीओ के लिए एक टारगेट बैच चल रहा है। तो टारगेट बैच
में आपको सारे सब्जेक्ट जो उसके सिलेबस में है, प्री का ही टारगेट बैच है तो सब कराया जाएगा। 3 से 4 महीने के भीतर सारा करा दिया जाएगा। और इस बीच अगर पहले परीक्षा हो जाए तो हम उसको ज्यादा क्लास लेके कवर करेंगे, और अगर मान लीजिए लेट होता है तो हम 3-4 महीनों में क्लास कंप्लीट कर देंगे। आपको अगर क्लास देखना होगा तो बाद में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उसको डिलीट करेंगे, वो 1 साल तक रहेगा या जब तक परीक्षा आपकी प्री की नहीं हो जाती, तो ये किया जाएगा। और उसकी फीस मैंने अभी तो हालांकि 2999 रखा हुआ था केवल फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग उसको पकड़ पाएंगे। तो अब ये फीस जो हो जाएगी वो 3499 हो जाएगी। और ये भी मुझे लगता है इतने कम में इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट तो कोई नहीं पढ़ाएगा। तो आप जो है जल्दी से करिए, क्या पता आपको ये बेनिफिट मिल जाए, या फिर आप ये भी है तो ये भी देश में सबसे कम है, तो उतने पर आप कर ले सकते हैं। विबंध क्या है? स्टोपेल के बारे में बात हो रही है, तो विबंध क्या है? किन्हीं तथ्यों को प्रमाणित करने का प्रतिषेध, संपत्ति का दावा करने का प्रतिषेध, किसी व्यक्ति को रोकना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्टोपेल का मतलब यहां 115 से लेके 117 तक के प्रावधान स्टोपेल से रिलेटेड है। और किसी व्यक्ति को रोकना मतलब एक समय में एक बात और दूसरे समय में दूसरी बात कहने से रोक देने को ही हम स्टोपेल का रूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। किसे साक्ष्य देने में पूर्ण रूप से अक्षम माना गया है? साक्ष्य देने में किसे पूर्ण रूप से अक्षम माना गया? पागल, शिशु, अतिवृद्ध, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सब पक्ष कंपिटेंट विटनेस है। धारा 118 क्या कहती है? सेक्शन 118 यही कहता है ना कि कंपिटेंट विटनेस सब लोग हैं। कोई केवल वही व्यक्ति कंपिटेंट विटनेस नहीं होगा जो कम उम्र की वजह से, ज्यादा उम्र की वजह से, शरीर के मन के किसी रोग की वजह से अगर वो प्रश्नों को समझने और उसका रेशनल आंसर देने में कंपिटेंट नहीं है तो कंपिटेंट विटनेस नहीं। बाकी तो सब है। एक्सप्लेनेशन में कहता है पागल भी कंपिटेंट विटनेस है अगर वो प्रश्नों को समझ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है, पूर्ण रूप से अक्षम इसमें से कोई नहीं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है किसको? पेशेवर को, दंडाधिकारियों को, पति पत्नी को, न्यायाधीश को। 122 का प्रिविलेज किसको मिल रहा है? हस्बैंड और वाइफ को। कि जो ड्यूरिंग मैरिज जो कम्युनिकेशन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को करते हैं वो प्रोटेक्टेड होती है, कि वो बताने के लिए उन्हें विवश नहीं किया जा सकता, और उस इच्छा से बताना भी चाहे तो भी नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, आपस में ही भिड़ गए तब तो अलग बात है। एक साक्षी को अभियुक्त के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यद्यपि उस अपराध के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह विशेषाधिकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में प्राप्त है? क्या कह रहा? ये है आपका सेक्शन 132। कैसे? सेक्शन 132 कहता है कि कोई उत्तर अपराध में फंसाएगा, इस आधार पर उत्तर देने से मना नहीं कर सकता। उत्तर तो देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो वो उत्तर देगा उसके आधार पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी के अधीन नहीं होगा। मिथ्या उत्तर देगा तब तो मिथ्या उत्तर देने के लिए होगा, लेकिन कोई उत्तर देगा तो उसके लिए क्रिमिनल लायबिलिटी के अधीन नहीं होगा। हाँ, सेक्शन 132। मुख्य परीक्षा क्या होती है? एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होती है? अरे, किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा परीक्षा जो उसे बुलाता है, मुख्य परीक्षा कहलाती है ना। मुख्य परीक्षा या चाहे प्रति परीक्षा चाहे पुनः परीक्षा की परिभाषा 137 में दी गई, और उनका क्रम जो है 138 में दिया गया है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। जहां वादी अपनी शक्ति या कब्जे के अधीन किसी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है, वहां उसे इसकी प्रतिलिपि को प्रस्तुत करना चाहिए। वाद पत्र के साथ साक्ष्य देने के समय, विवादिकों की विरचना के समय, जब न्यायालय आदेश करे। जब वाद पत्र के आधार पर वाद लाता है कोई वादी, तो उससे संबंधित दस्तावेजों को क्या है, वाद पत्र के साथ उसे पेश करना होता है। न्यायालय की अनुमति से किस प्रकार के सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? किस प्रकार के सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे? क्योंकि सूचक प्रश्न यानी लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सेक्शन 143 बताता है। तो किस प्रकार के सूचक प्रश्नों को अनुमति देता है न्यायालय?
केवल परिचयात्मक, केवल विवादित, केवल जो पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, परिचयात्मक जो पर्याप्त रूप से पूर्णमोही साबित हो गए, प्रमाणित हो गए। ऑप्शन नंबर डी, परिचयात्मक एवं जो पर्याप्त रूप से पहले से ही प्रमाणित हो चुके, यही ऑप्शन बेस्ट है। केवल लिखने से ये गलत हो जा रहा है ना, केवल लिखने से वो गलत हो जा रहा है। तीनों चीजें आ जाएंगी, परिचयात्मक हो, जो और पर्याप्त रूप से पहले ही साबित हो चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को पूछने की अनुमति देता है मुख्य परीक्षा में, ऑप्शन नंबर डी। प्रति परीक्षा में कौन से विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन से लॉफुल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? उसकी वेरासिटी को चेक करने वाले वो कौन है और उसके जीवन में स्थिति क्या है, उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने वाले कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहां है? सेक्शन 146 में ये बात, ये तीनों बातें सेक्शन 146 में मिल जाएगी। मैं बात पुराने की ही कर रहा हूं, नए की नहीं कर रहा हूं। अब नए में 149 में हो गया ये बात। अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न किसी साक्षी से पूछे जा सकते हैं। कब? अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? अरे कभी नहीं भाई, मत सोचिएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे। अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रश्न जो है ना, मना किया गया है ना 151-52 में, साक्ष्य अधिनियम के 151-52 में मना किया गया है। जो कलंकात्मक हैं, जो अपमानित करने वाले हैं, जो क्षुब्ध करने वाले हैं प्रश्न, सब नहीं पूछे जा सकते। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या गवाह से सुसंगत या विसंगत प्रश्न पूछ सकता है? जैसा मन वैसा प्रश्न पूछ सकता है, जो मन वो डॉक्यूमेंट मंगा सकता है। कौन सी धारा के अंतर्गत? 64, 65, 66, 67। कौन सी धारा है? ऑप्शन नंबर बी 166 और 165। इनहेरेंट पावर है कोर्ट की। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 165 में इनहेरेंट पावर है। तो इनहेरेंट पावर की अगर बात करें तो सीपीसी में इनहेरेंट पावर कहां आएगी? 151 में। सीआरपीसी में इनहेरेंट पावर कहां आएगी? 482 में। और कॉन्स्टिट्यूशन में इनहेरेंट पावर कहां है? तो 142 में। तो इनहेरेंट पावर की है और कुछ भी पूछ सकता है, सुसंगत विसंगत सब। ब पर किसी करार के आधार पर अ वाद लाता है और वह ब को उसे पेश करने की सूचना देता है। विचारण में अ उस दस्तावेज की मांग करता है और ब उसे पेश करने से इनकार करता है। अ उसकी अंतर वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। अ द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खंडन करने के लिए ब दस्तावेज को ही पेश करना चाहता है। क्या स्थिति होगी? क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, क्या स्थिति होगी इसमें? इसमें सही है, वह दूसरे पक्षकार की सहमति से ऐसा कर सकता है, वह न्यायालय की अनुमति से ऐसा कर सकता है, यानी बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी धारा का है? सेक्शन 164। किस वाद में न्यायालय ने निर्णित किया कि सामान्य आशय का मिलना घटना स्थल पर भी हो सकता है? यानी सामान्य आशय घटना स्थल पर भी निर्मित हो सकता है। कौन सी केस में कहा गया था? सामान्य आशय कहां है? सेक्शन 34 में। बारेंद्र कुमार घोष वगैरह की बहुत सारी केसेस आप पढ़े हैं, बताइए कौन सी केस है इसमें से? इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस। घटना स्थल पर भी हो सकता है। महबूब शाह वाली केस क्या है? सामान्य और समान के बीच अंतर, इंडस रिवर केस। बारेंद्र कुमार घोष जो खड़े रहते हैं वो भी अपराध करते हैं। और पोस्टमास्टर की हत्या। उच्चतम न्यायालय के द्वारा बेईमानी से एवं कपट पूर्वक के बीच एक अंतर स्पष्ट किया गया था। उच्चतम न्यायालय के द्वारा बेईमानी से एवं कपट पूर्वक के बीच एक अंतर स्पष्ट किया गया था। नाथूलाल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुबारक अली, बंबई, बिमला देवी। बेईमानी से एवं कपटपूर्व के बीच अंतर किया गया था, कौन सी केस में? सोच लिए।
विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन। और कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रहा था जहां बच्चे खेल रहे हैं। अब उसका लकड़ी का जो कुल्हाड़ी का जो है फल निकल के उछल जाता है और पास में खड़े एक बच्चे की जान से मार देती है, मतलब चोट लग जाता है, मर जाता है। कोई अपराध हुआ यहां पर? और अगर हुआ तो कौन सा? ऑप्शन डी, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। सेक्शन 304A, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के संदर्भ में शिशु की सहमति से अभिप्रेत है। मतलब धारा 90 क्या बताती है, देख लीजिए प्रश्न, कि एक वैध सहमति होगी कब कब नहीं होगी। तो क्या लिखा है कि कब शिशु की सहमति का मतलब ये कि शिशु द्वारा सहमति दी जाएगी तो वैध नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति वैध सहमति नहीं है। क, एक डॉक्टर गर्भवती महिला की सहमति से सदोष गर्भपात करता है जिसके फलस्वरूप उस महिला को गंभीर पीड़ा होती है। इस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सहमति उसको होने वाली क्षति के विरुद्ध अच्छा बचाव, गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध भी अच्छा बचाव है, गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के लिए बचाव नहीं है। ए और बी दोनों सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी, सहमति गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध बचाव नहीं है, नहीं बचाएगा। राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए, वो अपने हर नागरिक के लिए सैनिक खड़ा नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट किसका है? पढ़िए, आपके सामने ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शमसुल हुदा ने ये बात कही थी। शमसुल हुदा का ये स्टेटमेंट है। जरूर अपना टोटल करिएगा और टोटल करने के बाद आप बताइएगा। मैं जानता हूं ज्यादातर बच्चे ये कहेंगे सर मेरा 1 ही गलत हुआ, सर मेरा 3 गलत हुआ, सर मेरा 8 गलत हुआ, और यही पेपर एग्जाम में आ जाएगा तो फिर असली पता चलेगा कि कितना गलत हुआ। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जितना सही आप करिएगा जरूर उसमें 10% माइनस तो कर ही दीजिएगा। तो अब फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसे पेपर में लॉ में कितना स्कोर करना जरूरी रहेगा। ख को य का गृह जलाने के लिए क उकसाता है। ख उस घर को आग लगा देता है और उस समय वहां संपत्ति की चोरी भी कर लेता है। अब इस मामले में क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है? क घर जलाने और चोरी करने का दोषी है, क घर जलाने और दुष्प्रेरण और चोरी करने का दोषी है, क घर के जलाने और दुष्प्रेरण के दोषी है परंतु चोरी करने का दोषी नहीं है। यद्यपि घर जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो गया, क घर जलाने के दुष्प्रेरण का तो दोषी है परंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि ये दोनों भिन्न कार्य हैं। ए ने जहरीला हलवा बी को मारने के आशय से दिया। बी ने 1 चम्मच खाया और बगल में रख दिया। सी वहां बैठा हुआ था और उसने वह सारा हलवा खा गया, उसकी मृत्यु भी हो गई। ए किस बात के लिए उत्तरदायी होगा? सी को मारने का तो उसका इरादा भी नहीं था, तो किसके लिए उत्तरदायी होगा? सी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हत्या करने का। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफर ऑफ मैलिस के सिद्धांत पर आधारित है। और ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस का सिद्धांत क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ मैलिस का सिद्धांत सेक्शन कहां है? 301, कि जैसा जो अपराध के लिए दायित्व होता बी मरता तो वही दायित्व होगा सी भी मरेगा। तो बी मरता तो क्या होता? मर्डर। इसके लिए भी मर्डर। निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के घटित होने वाले अपराध की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए
अनिवार्य है कि वह इसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी को दे। समझ रहे हैं मेरी बात? ये कह रहा है कि अगर किसी अपराध को होने की जानकारी आपको है तो आपको देना पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा वो अपराध है जिसकी जानकारी आपको देनी ही पड़ेगी? और इस प्रकार की बात आपको कहां मिलती है? सीआरपीसी में भी मिलती है, सीआरपीसी के सेक्शन 39 में। तो इसमें से कौन सा वो अपराध है? अब इसमें जो सबसे सीरियस होगा वही होगा ऑप्शन नंबर बी 302, यानी हत्या की जानकारी है तो बताना पड़ेगा भाई। छोटे मोटे अपराधों में भले मत बताइए, लेकिन अगर सीरियस ऑफेंस की होने की जानकारी है तो आपको बताना चाहिए। क हत्या करने के आशय से विष की एक प्राणांतक खुराक य को देता है, और तब जबकि यह जीवित था एक अजनबी ख ने क के ज्ञान के बिना य पर हमला किया और उसको गोली मार डाला। क्या स्थिति होगी इसमें? क्या सही है इसमें? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा और ख हत्या का दोषी। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम निम्न से किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अपवाद 2 प्रश्नगत था? कौन से केस में है ये? कौन से केस में है? इसका सही ऑप्शन बताइए। लगाने के बाद मत कह दीजिएगा कि ये तो मुझे पता था। इंडिपेंडेंट थर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न में ऐसा लगता है, लग तो रहा है कि यही होना चाहिए लेकिन श्योर नहीं है। अब जब ही मैंने लगा हाँ ये तो मुझे पता था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जितने आपके प्रश्न गलत होते हैं या नहीं कर पाते उसका यह मतलब नहीं होता कि उतना आपको आ नहीं रहा था। इसका यह भी मतलब होता है कि हम सावधान नहीं होते हैं। हम सावधान न होने की वजह से कई प्रश्न गलत समझ जाते हैं, उसका गलत अर्थ समझ जाते हैं, उस समय हमको वो चीज ध्यान नहीं आती, इसकी वजह से गलत होता है ज्यादा। किस मामले में धारा 377 भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराध को अंशतः असंवैधानिक घोषित किया गया था? 377 को पार्शियली इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। कौन सी केस में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और ब के घर से उसकी पुस्तक इस आशय से उसकी सहमति के बिना ले जाता है कि यदि वह मित्र की तरह उसे वापस करने पर पुरस्कृत करेगा तो वह पुस्तक लौटा देगा। और किस अपराध का दोषी? ले गया तो सोचा कि इनाम देगा हमारा दोस्त तो हम तो लौटा देंगे। किस अपराध का दोषी है? एग्जाम्पल नंबर डी होगा, चोरी के लिए ही दोषी होगा वो, क्योंकि इसका काम जो है डिसऑनेस्ट ही है, कंसेंट के बिना है, हटाया भी है, सब चोरी के इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मानहानि की कोटि में नहीं आता? मानहानि की कोटि में नहीं आता कौन सा तथ्य? पढ़िए। मृत व्यक्ति पर लांछन लगाना, लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, अनुकल्प या व्यंग्योक्ति के रूप में लांछन, इनमें से कोई नहीं। मानहानि की कोटि में नहीं आता। ऑप्शन नंबर बी है, लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण। अब जैसे यही प्रश्न असावधानी की वजह से गलत आपका हो सकता है। देखिए ये है मानहानि में एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, ये है एक्सप्लेनेशन थर्ड, तो ये अपवाद है। किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति की राय जो होती है, किसी व्यक्ति का आचरण जो होता है, वो मानहानि के बारे में, अगर आचरण के बारे में कहा जाता तो मानहानि नहीं होता, बाकी मानहानि होते हैं। और ब को एक सिविल वाद अग्रसर करने को छोड़ने के उत्प्रेरित करने के लिए ब के घर में आग लगा देने की धमकी देता है। इस मामले में उन्होंने कौन सा अपराध किया? आग लगा देंगे तुम्हारे घर में अगर तुम केस करोगे तो। दुष्प्रेरण, आपराधिक हमला, आपराधिक बल, आपराधिक अभित्रास, कौन सा अपराध हुआ? क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास। और ने बीए के जाली अंक पत्र के आधार पर एलएलबी की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, किंतु परीक्षा आरंभ होने से पूर्व ही जाली अंक पत्र पकड़ लिया गया था।
और किस अपराध का दोषी है, या दोषी है भी कि नहीं, क्योंकि काम तो कर नहीं पाया। अब ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, छल के प्रयत्न का दोषी है, छल के प्रयत्न का दोषी है। मतलब कहने का क्या है समझते हैं, अगर ऑप्शन हो कि कूट रचना यानी फोर्जरी और अटेम्प्ट टू चीटिंग दोनों हो जाता है, लेकिन ऐसा तो कूट रचना है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, छल के प्रयत्न का दोषी है, कूट रचना कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केस 498A आईपीसी के दुरुपयोग से संबंधित है। 498A आईपीसी के दुरुपयोग से संबंधित कौन सा केस है, बहुत सारी केसेस हैं, इसमें से कौन सी केस। ऑप्शन नंबर बी, प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये केस है। नेक्स्ट है, अ ने ब से ऋण लिया था जिसका भुगतान वह कर चुका था, परंतु उसकी रसीद उससे खो गई थी। उस भुगतान की वह दूसरी रसीद बना लेता है। जब ब उस पर पुनः भुगतान का दावा करता है तो उस रसीद को असाक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। इस मामले में क्या स्थिति सही है, रसीद खो गई और बना लिया बाद में। सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और किसी अपराध का दोषी नहीं। नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने सुरेश कौशल मामला को अपने पीछे फैसले की पुष्टि की। उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की 370 के कुछ अंश को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के साथ साथ 21 के अनुबंधन पाया। ऊपर के सारे सच, क्या सही है, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अधीन व्यक्ति को का दास के रूप में क्रय विक्रय अपराध घोषित किया गया है। व्यक्ति का दास के रूप में इसी पर्पज के लिए आर्टिकल 23 बनाया गया। तो दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना कौन सी धारा में पनिशेबल है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक्शन 371। एक कुत्ते को जेड के बिना सहमति के उसे जेड के ऊपर कूदने को यानी झपटना जिसको कहते हैं उकसाता है ताकि जेड को कष्ट हो यानी क्षोभ हो, इससे आपको कहने का मतलब है। क ने निम्न में से कौन सा अपराध कारित किया। झपटने के लिए उकसाता है ताकि उसको क्षोभ हो, कौन सा हुआ, क्रिमिनल फोर्स है, एसाल्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, डिफेमेशन। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, क्रिमिनल फोर्स है। अम्ल का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने पर न्यूनतम दंड कितना है। अम्ल का प्रयोग करके किसी व्यक्ति पर ग्रीवियस हर्ट अगर किया जाता है तो उसमें न्यूनतम दंड कितना है। ऑप्शन नंबर बी, जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक का कारावास। नेक्स्ट है, प्रत्येक डॉक्टर को उसके द्वारा उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किए गए किसी व्यक्ति के ऑपरेशन से मृत्यु पर धारा 304A भारतीय दंड संहिता से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसका आशय आपराधिक न हो। यह प्रतिवादित किया गया था किस केस में, बताइए। यह है जैकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मेडिकल नेग्लिजेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट केस है ये, जैकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए दावा किया कि वह सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने को कटवा लिया परंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाया। किस अपराध के लिए दोषी होगा। कहा कि भैया यह मेरे पास ऐसी दवा है कि ठीक हो जाओगे, कितना भी जहरीला सांप काटेगा, उसके कहने से कटवा लिया, नहीं बचा पाया। किस अपराध के लिए,
मर्डर के लिए दोषी हो जाएगा। पुनाई फातिमा के केस है, यहाँ ये कंसेंट नहीं मानी गई थी, क्योंकि माना गया कि ये कंसेंट वैलिड नहीं थी। अगर उसे पता होता कि हम नहीं बचे तो कभी मरने की सहमति देता नहीं ना, वो तो इस भरोसे के आधार पर सहमति दिया है। एक गुंडा बलात्संग के उद्देश्य से एक युवती को घसीट कर ले गया, उसकी चीखें सुनकर पास के स्थान से एक महिला आई और एक छोटी कुल्हाड़ी गुंडे के सर पर दे मारी और मर गया। कौन से अपराध की दोषी होगी वो? कौन से अपराध की दोषी होगी वो महिला? जान से मार दिया उसको। दूसरी महिला थी, हत्या, नरवध, मानव वध, घोर उपहत्या, किसी अपराध की नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी अपराध की नहीं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 100 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि किन किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति मृत्यु तक कर सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। उसमें रेप है। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है? कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? कौन सी केस है? सही ऑप्शन यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस इंडिया, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एफआईआर में अगर एक अपराध कॉग्निजेबल है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है तो सारा मामला क्या समझा जाएगा? एक कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है तो पूरा का पूरा मामला क्या हो जाएगा? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, यह देखा जाएगा कि क्या वो वारंट मामला है, यह देखा जाएगा कि क्या वो समन मामला है। पूरा का मामला कॉग्निजेबल ही हो जाएगा। सेक्शन 155 क्लास नंबर 4 बीएनएसएस ने सीआरपीसी का यही बात बताता है। एक भी अगर कॉग्निजेबल है तो पूरा केस कॉग्निजेबल ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बात में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस एवं न्यायपालिका का कार्य एक दूसरे का पूरक है? पुलिस और न्यायपालिका का काम एक दूसरे के लिए पूरक है। सही ऑप्शन किंग एम्परर बनाम नाजिर अहमद। कहा था कि न्यायपालिका और पुलिस दोनों न्याय के लिए ही काम करते हैं, तो एक दूसरे के सप्लीमेंट के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत एक पक्षकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत शुरू की गई कार्रवाई को समाप्त करने का प्रार्थना पत्र कौन से क्लास में दिया जाता है? बताइए, 10 तो क्लास है इसमें 145 में। अब कौन से क्लास में है समाप्त करने के लिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लास नंबर 5। झगड़ा समाप्त हो गया, इमोल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था और ये निपटाने के लिए काम चल रहा था, झगड़ा समाप्त हो गया, बात खत्म हो गई। मुसम्मात अजीबुन्निसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस भी है आर्टिकल सेक्शन 145 पर। कहता है कि 145 का उद्देश्य ओनरशिप डिसाइड करना नहीं है, उसका काम क्या है? उसका काम है शांति भंग का निवारण करना। एक एसोसिएशन द्वारा मार्ग के एक व्यस्त संगम पर स्थापित एक विशाल पोस्टर यातायात में बाधा पैदा कर रहा था। निम्न में से कौन सूचना प्राप्त होने पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रक्रिया आरंभ कर ऐसे बैनर को हटवा सकता है? बताइए, आपके पास कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा? डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट जज, क्या है इसका सही ऑप्शन? सी। क्यों है? क्योंकि सेक्शन 133 के अंतर्गत जो पब्लिक न्यूसेंस को हटाने का कंडीशनल ऑर्डर कौन दे सकता है? डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट? और डीएम, एसडीएम या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब यहां डीएम तो है नहीं, तो कौन हो गया? एसडीएम हो गया। ऑप्शन नंबर सी। यदि दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत निष्पादित बंधपत्र का क्या स्थिति रहेगी? 106 में है ना कि कन्विक्शन पर परिशांति बनाए रखने के लिए बांड भरवा सकता है, प्रतिभूति ले सकता है न्यायालय।
कौन लेता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट लेता है। तो अगर वो अपील में रद्द हो गया तो क्या होगा? बांड का क्या स्थिति होगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांड भी शून्य हो जाएगा। सीआरपीसी के सेक्शन 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जो जारी की जाती है उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ था। अतः उद्घोषणा जारी की जा सकती है किसके विरुद्ध? सेक्शन 82 का प्रोक्लेमेशन किसके अगेंस्ट होता है? ऑफेंडर के, श्योरिटी के, विटनेस के उपयुक्त सभी के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। उसका क्लास नंबर 4 है ना, वो अपराधी के लिए बात करता है, बाकी है ये सबके लिए प्रोक्लेमेशन जो निकलती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन किया जा सकेगा कहां? अरेस्ट वारंट का एग्जीक्यूशन कहां हो सकता है? उस पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में जिसका निष्पादन कर रहा है, उस न्यायालय की अधिकारिता में जिसने इसे जारी किया है, भारत में कहीं भी, उस राज्य के क्षेत्राधिकारिता में कहीं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, भारत में कहीं भी उसका हो सकता है वारंट का एग्जीक्यूशन। उच्चतम न्यायालय ने निम्न केस में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। किस केस में है? सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर के अरेस्ट के संबंध में गाइडलाइन जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में? देख लीजिए। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनेक अपराधों के एक ही विचारण के मामले में दंडादेश का प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित किस धारा में प्रावधान किया गया है? एक ही विचारण में, अच्छा, अनेक अपराधों के एक ही विचारण में पनिशमेंट देने के संबंध में जो रूल है वो कौन सी धारा में? सीआरपीसी की कौन सा है? सेक्शन 31। ये कहता है ना कि जब एक साथ कई अपराधों का ट्रायल हो रहा हो और कई में कन्विक्शन हो तो पनिशमेंट कॉन्सिक्यूटिव होगा कि कॉन्करेंट होगा, तो ये न्यायालय तय करेगा। पीड़ित का अर्थ, विक्टिम का अर्थ और उसमें शामिल होते हैं कौन? पीड़ित का अर्थ और उसमें शामिल होते हैं कौन? ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कार्य या लोभ के कारण कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया, उसका संरक्षक, उसका विधिक उत्तराधिकारी, ये सभी पीड़ित कहां है? सेक्शन 2WA। इसमें कौन आता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब जो क्षति उठाता है वो भी, उसका संरक्षक भी और उसका विधिक प्रतिनिधि भी। परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम तारीख के बीच समय 1 वर्ष से अधिक का न होगा। ये परंतु सीआरपीसी के किस धारा से रिलेटेड है? बताइए, सीआरपीसी के कौन सी धारा से रिलेटेड है ये? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 212 का 2 है, उसी का प्रोविजन। क्योंकि 212 किसके बारे में कहता है? चार्ज फ्रेम करने में कंटेंट्स ऑफ चार्ज की चर्चा चल रही थी, तो 212 कहता है समय और स्थान का उल्लेख किया जाएगा कि कब और कहां अपराध हुआ, किस व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अपराध हुआ, इसका उल्लेख होगा। लेकिन अगर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित ऑफेंस होगा तो एग्जैक्टली बताना जरूरी नहीं है समय, उसमें वही वाली बात है, यही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 219 के अंतर्गत एक ही किस्म के अपराध का क्या मतलब है? सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस का क्या मतलब है? सेम काइंड ऑफ ऑफेंसेस का क्या मतलब है? जब वे दंड की समान मात्रा से दंडनीय हो, जब वे एक ही धारा के अंतर्गत दंडनीय हो, जब वे भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। उपरोक्त में से कोई सही नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जब वे भारतीय दंड संहिता किसी विधि के स्थानीय या लोकल विधि के स्थानीय या स्पेशल के एक ही धारा के अधीन और दंड की समान मात्रा से दंडनीय, तो एक ही किस्म के अपराध होते हैं। और एक ही किस्म के अपराध में सीआरपीसी कहती थी कि अगर 3 है 1 साल के भीतर
12 महीनों के भीतर तो एक साथ ट्रायल हो सकता है। हाँ छोड़ दीजिए, अब उससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। टेस्ट अब आपका लगभग कंप्लीट होने की तरफ है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199 क्लास नंबर 2 के अंतर्गत संस्थित मामलों में अपनाई गई विचारण की प्रक्रिया क्या होती है? 199(2) क्या है? मानहानि वाला मामला, राष्ट्रपति राज्यपाल की मानहानि वाला। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा आधार पर, यानी अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट। जब केस इंस्टीट्यूट होते हैं तो वारंट मामलों में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया अपनाएगा सेशन कोर्ट। कहां बताया गया है? सेक्शन 237 में, 237 में ही इसके बारे में प्रोसीजर बताएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धाराओं में कौन सी धारा प्रतिरक्षा का साक्ष्य से संबंधित है? प्रतिरक्षा के साक्ष्य से संबंधित कौन सी धारा है इसमें से? एविडेंस फॉर डिफेंस, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 243। 243 है जिसमें प्रतिरक्षा का साक्ष्य होता है। अभियोजन का साक्ष्य 242 में होगा, 243 में। केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट वाला जो सेक्शन पढ़ते हैं आप, उसी में है 243। और ये है लास्ट क्वेश्चन कि कोई अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग का आवेदन पत्र कहां दाखिल करता है? प्ली बार्गेनिंग का आवेदन पत्र कहां दाखिल करता है? किसी न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उस न्यायालय में जहां ऐसा अपराध विचाराधीन है, उच्च न्यायालय में। कहां दाखिल करेगा? तो ये करेगा उस न्यायालय में जहां ऐसा अपराध विचाराधीन है। ठीक, तो ये है आपका 100 क्वेश्चन। अब इस 100 क्वेश्चन में आपको जो कमेंट में बताना है कि आपने कितने सही किए। आपने जितने भी सही किए उसमें 10% माइनस कर देना है। जैसे मान लीजिए आपने 90 सही किए तो आप हमको 80 ही कमेंट में बताइएगा। ठीक, और उन प्रश्नों को सही मत गिनिएगा जिसमें आप आंसर सोच रहे थे उससे पहले मैंने आंसर बता दिया था, उसको स्किप ही कर दीजिए। तो ये हो गया। अब ये कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पेपर आता है, जो कि लगभग इसी प्रकार का आता है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको 80 प्लस करना पड़ेगा प्री में। उससे नीचे पर दाल नहीं गलेगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो था वो हार्ड नहीं था, साधारण क्वेश्चन पेपर है। और वहां पर क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का आएगा, इसे कठिन नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे 5-7 प्रश्न होंगे जो एकदम अटपटे होते हैं, जिसका आंसर ही नहीं होता, बस आयोग ने आंसर की थी इसलिए आंसर है। समझे ना बात? तो उस 500 में से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो हैं उनको तो आप कैलकुलेट ही मत अपने लिए किया करिए। अब उसके बाद जो क्वेश्चन एक्चुअल में होंगे वो ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 10% को छोड़ दीजिए, 90% क्वेश्चन यही लेवल होगा। लेकिन वो 10% तो गलत करेंगे ना आप, तो वो तो ऐसे ही माइनस हो जाना है। 80 प्लस है तब दाल गलेगी, अदरवाइज थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हाँ बच्चे, अगर मान लीजिए आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं फिर से बता दूं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे तो लगता है कि आपने वो समय निकाल दिया है। और एक बार ट्राई कर लीजिएगा ऐप में कि अगर अभी भी 2999 में ही बैच अवेलेबल है तो आप ज्वाइन कर लीजिए झारखंड का क्रैश कोर्स। और अगर नहीं होगा तो क्योंकि 20 अगर पूरे हो गए होंगे तो नहीं होगा, अभी आपको जो है वो 3499 में ये बैच अवेलेबल होगा, जो कि बेस्ट है। कोई भी ऐसा संस्थान नहीं होगा जो इतना अच्छा एजुकेशन देने के बावजूद भी फीस इतना मिनिमम रखेगा आपके लिए। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस सारी चीजें शामिल होंगी। और ये आपको वीडियो तब तक अवेलेबल रहेगी, लाइव क्लासेस भी चलेंगी। और अगर आप नहीं कर पाते तो ये वीडियो तब तक अवेलेबल रहेगी जब तक कि आपकी प्री की परीक्षा हो नहीं जाती। तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर मान लीजिए मेरी स्पीड ज्यादा रही होगी तो उसको थोड़ा सा क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही था कि एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आपका टेस्ट लेना है। तो आप, उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।